कभी भी अगर हम कूलिंग कॉइल को चेंज करते हैं ना, तो हम यहाँ से इसके दोनों टाँके खोल लेंगे और यहीं टाँके लगाएंगे, ठीक है। ये हमारी कॉपर में है और फ्रिजों में एल्युमिनियम भी आ जाती है, किसी किसी फ्रिज में कॉपर भी आ जाती है, ठीक है, कूलिंग कॉइल। और हमारे जितने भी पार्ट्स है, बायोमेटल, सेंसर, हीटिंग रॉड, ये सब कूलिंग कॉइल से ही टच होंगे, क्योंकि इनका जो काम है एक दूसरे को कमांड देना। तो ये कूलिंग पॉइंट से ही टच होंगे। किस लिए? सेंसर का टेम्परेचर पूरा हुआ, वो कंप्रेसर को कट ऑफ कर देगा। कंप्रेसर बंद होते ही वो हीटिंग रोड को ऑन कर देगा। हीटिंग रोड ऑन होते ही जैसे ही हमारा फ्यूज गर्म होगा, वो दोबारा से कंप्रेसर को ऑन कर देगा। तो ये चारों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सभी चीज़ कंप्रेसर के लिए लगाई गई है। सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आपने बताया बायोमेटल क्या काम करता है। हाँ। जब हमारी मशीन फ्रिज के अंदर कूलिंग हो जाती है तो ये हीटिंग रोड को चालू कर देता है, ये कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है। कंप्रेसर को कट ऑफ कर देता है, हीटिंग रोड चालू कर देता है। कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है ना, तब हीटिंग रोड ऑन हो जाती है। अच्छा। जब हीटिंग रोड ऑन हो जाती है ना, अंदर फ्रीजर का टेम्परेचर माइनस से प्लस में आने लगता है। इसके अंदर में एक फ्यूज लगा होता है, सेंसर जिसको बोलते हैं। वो सेंसर जैसे ही हीट होता है, हीट होते ही कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो मतलब बायोमेटल का काम ये है कि फ्रिज और फ्रीजर का जो टेम्परेचर है उसे एक्यूरेट रखना, मेंटेन करना, टाइमली मेंटेन करके चलना। हाँ जी। इसके अंदर वो सब चीजें सेंसर के थ्रू होती हैं। हाँ जी। मैनुअली ऊपर नीचे नहीं की जा सकती हैं। नहीं। अगर बायोमेटल हटा दिया जाए तो क्या इसकी कूलिंग ज्यादा हो जाएगी या हीटिंग ज्यादा हो जाएगी? इसकी कूलिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बायोमेटल हटा देते हो ना, तो कंप्रेसर को वो सेंस नहीं कर पाएगा, कंप्रेसर को वहां तक सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी कि कंप्रेसर कूलिंग होने के बाद वो बंद होगा, फिर वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ये सिचुएशन जब हमारा बायोमेटल और फ्यूज खराब हो जाता है ना, सेम सिचुएशन उस टाइम भी आती है। उस टाइम फैन ब्लेड हमारा, बर्फ इतनी मोटी मोटी हो जाती है उसके अंदर, फैन ब्लेड हमारा जाम हो जाता है। ऊपर तो कूलिंग करेगा, ऊपर की साइड पे कूलिंग करेगा, हल्का ठंडा करेगा, नीचे बिल्कुल बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ होती है ना, वो इस डक्ट को बंद कर देती है। तो सर जो सिंगल डोर की फ्रिज में हमारा थर्मोस्टेट काम करता है, बर्फ को जमने से रोकता है, वो काम डबल डोर की फ्रिज में बायोमेटल करता है। बायोमेटल और टाइमर, बायोमेटल और टाइमर दोनों मिलकर। इसमें थर्मोस्टेट नहीं होता? नहीं, बायोमेटल होता है मेन। थर्मोस्टेट इसके अंदर भी होता है, पर वो सिंगल डोर में फ्रीजर में लगा होता है। इसके अंदर में थर्मोस्टेट जो लगा होता है वो नीचे लगा होता है, नीचे वाले पार्ट पे, कूलिंग कॉइल पे नहीं होता। क्योंकि अगर कूलिंग कॉइल पे थर्मोस्टेट देते तो उसको मैन्युअली नंबर पे चलाना पड़ेगा, हाथ से सेट करना पड़ेगा। पर ये जो होता है, बायोमेटल हुआ, टाइमर हुआ, हीटिंग रॉड हुई, ये सब चीज़, हद तक के थर्मोस्टेट भी हमारा वो टाइमर से कनेक्टेड है। और टाइमर जो है उसके अंदर 8 घंटे की टाइमिंग है कि 8 घंटे के बाद में अगर फ्रिज के अंदर हमारे कोई प्रॉब्लम है, फिर भी 8 घंटे के अंदर अंदर अगर हमारा टाइमर ठीक है, तब वो 8 घंटे के अंदर अंदर अपना कंप्रेसर को अपने आप कट ऑफ करेगा। बट सर इसमें जो है करेगा, इसमें जो है जितना भी कूलिंग का काम हो रहा है वो सारा फ्रीजर में हो रहा है। फ्रीजर की कूलिंग को सर्कुलेट किया जा रहा है पूरी फ्रिज के अंदर फैन मोटर द्वारा, है ना? और उसको रेगुलेट करने के लिए बायोमेटल काम करता है ताकि वो ओवर ना हो और कम ना हो, उसके लिए बायोमेटल काम करता है। तो थर्मोस्टेट जो नीचे है वो क्या काम करेगा फिर? वो नीचे की कूलिंग सेंस करता है, क्योंकि इसके अंदर सेंसर नहीं है। ऊपर बायोमेटल, फ्यूज, आपका हीटिंग रॉड, ये 3 चीज आ गई। पर नीचे का जो पार्ट है, नीचे अगर हम सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो उसमें भी तो आइस जम जाएगी। उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट लगाया जाता है, जिससे कि अगर हमारा बायोमेटल खराब है, 8 घंटे पूरे हो गए, कूलिंग नीचे प्रॉपर है, अच्छी कूलिंग है, तो बायोमेटल अगर कट ऑफ नहीं मारता है ना, तो हमारा थर्मोस्टेट कट ऑफ मारेगा।
उस वक्त में थर्मोस्टेट काम करेगा। जब वो कंप्रेसर को कट ऑफ मारेगा, सप्लाई कट गई कंप्रेसर की, तो कंप्रेसर ऑफ हो गया, कूलिंग मेंटेन हो गई। बायोमेटल जब खराब होता है तो आइस मोटी मोटी आने लगती है, उस वक्त में थर्मोस्टेट भी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आइस जब मोटी मोटी आ जाएगी, हमारी ये डक्ट बंद हो गई। जब ये डक्ट बंद हो गई तो नीचे हवा जानी बंद हो गई, जो कूलिंग है नीचे की ऑटोमेटिकली बंद हो गई। जब नीचे की कूलिंग बंद हो गई तो थर्मोस्टेट लगा हुआ भी है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सेंस नहीं कर रहा है, वो कूलिंग को पकड़ ही नहीं रहा है, कूलिंग सेंस नहीं कर पा रहा। अब हम नीचे का बोलते हैं। तो सर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने बोला कूलिंग कोयल जब हम निकालेंगे तो टागा वहीं पे लगाएंगे, वहीं पे लगा देंगे, हाँ जी। बट पीछे तो प्लास्टिक है सर, वो हीट हो जाएगा सारा कुछ। बिल्कुल, वो आपकी सेफ्टी है, आप कैसे लगाते हो, आप काम किस तरह से करते हो। क्यों ये टाका यहाँ क्यों लगेगा? क्योंकि ये सब जितनी भी पाइपिंग पड़ी है ना, हद तक कि इसका कंडेंसर भी सब अंडरग्राउंड है, सब बॉडी से टच है। अब एक चीज है जो ओपन है, उसको तो हम बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। जो अंडरग्राउंड है उसको तो एज इट इज वहीं के वहीं करना पड़ेगा ना, जहाँ लगा हुआ है, क्योंकि वो चीज निकलेगी नहीं, तो उसको तो वहीं करना पड़ेगा। अब सेफ्टी जो है वो आपके हाथ में है, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर आप टाँका लगाते हो, ब्लू लैंप से टाँका लगाते हो, तो उसकी लो फैलती है, उसकी लो फैलती है। जाहिर सी बात है वो उस साइड पे नहीं जलाएगी जिस साइड पे हमने कवर कर दिया है, पर आसपास का एरिया वो ले जाएगी। हीट तो करेगा अंदर से, प्लास्टिक है तो गल भी सकता है, हल्की प्लास्टिक है, आसपास का एरिया वो ले जाएगी। उस एरिया को आपको कवर करना ठीक पड़ेगा है, किसी लोहे तो की या आपको किसी ये एरिया पूरा कवर करना पड़ेगा जहां आप ब्रेजिंग करोगे। कवर करने के बाद ही आप ब्रेजिंग करोगे। अगर बिना कवर करे ब्रेजिंग करते हो तो बॉडी अंदर से डैमेज होनी होगी। बट सर हम जब ब्रेजिंग करेंगे, हमने मान लीजिए कवर कर भी लिया सारा, बट जो जिस चीज से हम कवर करेंगे, लोहे की हो या वो किसी और मेटल की हो, वो भी तो हीट होगी। जब हम वो करेंगे तो वो किसी भी पार्ट से टच होगी, तो फिर उसमें हम क्या ऐसा करेंगे? आप टाँका इस तरह से लगाओगे ना कि आप कोई भी चीज अगर वो लगाते हो तो बॉडी से टच ना हो। आप सपोज करो आपने मोटी से मोटी चादर लोहे की इसके अंदर लगा दी, आप जब पाइप को हीट कर रहे हो तो वो हीट उस पे भी तो पड़ रही है। जब उस पे वो हीट पड़ रही है तो ये प्लास्टिक इतनी हल्की है, ये वाली प्लास्टिक इतनी हल्की है कि अगर मैं इसको यहाँ से कहीं से नाखून से छुड़ाऊं ना तो मैं हाथ से फाड़ दूंगा। ये बहुत बारीक है, जैसे हमारी कॉपी का पन्ना। तो इसमें तो मतलब एक जना टागा लगाएगा, एक जना वो चीज पकड़ के रखेगा, तभी टागा लग पाएगा। बिल्कुल, ये कैपिलरी का डाटा है ना जी। तो इस पे तो एहतियात से बुटेन से लगाएंगे टागा, तो उसमें क्योंकि बैटरी सेट के लिए तो दिक्कत है थोड़ी सी, मुझे लगता है। क्यों? अरे होल्ड करो, ये कोई आ जाता है को करते हैं, प्रोसेस तो सेम ही नहीं। हाँ, ये हमारी डक्ट के लिए लगा होता है कि हमें एयर फ्लो नीचे कितना भेजना है, पूरा पूरा भेजना है या थोड़ा थोड़ा करके भेजना है। ठीक है, अब इसको हम जो चेक करेंगे, जब हम अपनी ये डक्ट खोल लेंगे ना, पीछे के सारे स्क्रू खोल लेंगे, सारे स्क्रू खोलने के बाद जब हम इसको खोलेंगे ऐसे करके अलग अलग, तो इसके अंदर में ये डक्ट, इस डक्ट को कवर करने के लिए, इस पॉइंट को बंद करने के लिए, पकड़ लो चलो, बंद करने के लिए हमारा ये वाला पॉइंट आ जाता है। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? उस पे हमारा नीचे की डक्ट बंद हो गई, जो फास्टर आइस है उससे ये जो होल है हमारे 1 2 3 4 5 इस सारे होल, फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ फ्रीजर काम करेगा। जो कटोरा, जो ट्रे, जो भी चीज़ हमने बर्फ़ जमाने के लिए रखी है उसके अंदर टाइम से पहले बर्फ़ जम जाएगी। ये भी सभी फ्रिज में होता है? सभी में होता है। क्यों? क्योंकि जो हवा, जो कूलिंग हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है वो सिंगल पार्ट्स में आ रही है। ठीक है, जब हम इसको घुमाएंगे, बीच में करते हैं, तो ये आधी डक्ट खुल गई, इस साइड की डक्ट खुल गई, ये इन ये आउट, ऐसे
सर्कुलेशन चलेगा फिर। और अगर हम इसको यहाँ रखते हैं पूरा, तो ये पूरी डक्ट खुल गई, इन भी वही होगी, आउट भी वही होगी, सेम कंडीशन चलता रहेगा। यहाँ रखने पर फ्रीजर की कूलिंग हल्की हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। कभी भी आप रिपेयरिंग करोगे या कुछ भी करोगे तो आपको ये चीज़ समय पहले देखना है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो किस साइड पर है। आप बीच में रखोगे ना, बीच में रखोगे तो हमेशा कस्टमर को जो दिखाओगे, आप ऊपर की भी कूलिंग दिखा सकते हो और नीचे की भी कूलिंग हाथों हाथ दिखा सकते हो, ठीक है। अब आया नीचे चल रहे सर, ये सब निकाल देंगे नीचे के पास के लिए। ये गिरा तो टूट जाएगा। इस पर रख दो सर, ये नीचे टेबल में जगह है। कोई तो ऐसा होता है जिससे निकालने में नहीं इशार की तरफ क्यों इशारा? डक्ट होती है, ये थोड़ा ध्यान से सुन लो आप लोग। पहली डक्ट ये होती है जी सर, दूसरी डक्ट ये होती है, तीसरी डक्ट ये है और चौथी ये है, ठीक है। ये रेड लाइट अरे उसके ऊपर राइट लेफ्ट दोनों में ये है। इन और आउट, अच्छा, इधर से इन होगी, इधर से आउट। कहीं से भी हो यार। वो किसी से भी कुछ हो जाएगा। इसके अंदर में थर्मोस्टेट ये लगा हुआ। जी सर, अब दिखाओ जो थर्मोस्टेट बोल रहे हो, थर्मोस्टेट पे क्लिक करो, वहाँ पर अरे पूरा बोलने का जो पार्ट को बोल रहे हैं उसके होवर करो अपना कैमरे को। आगे पूरा जैसे थर्मोस्टेट बताया, थर्मोस्टेट पे जाओ, डक्ट पे बताया, डक्ट 1 नंबर की डक्ट, 2 नंबर की डक्ट, 3 नंबर की डक्ट। एलईडी बल्ब है यार। जो फैन जो डीसी होती है, डीसी ये बल्ब है, एलईडी बल्ब है, नॉर्मल हॉलोजन बल्ब नहीं है इसके अंदर है, हॉलोजन नहीं है। हेलोजन नहीं है। अब यार ये कैसे निकालना? ये टाइमर, थर्मोस्टेट, बल्ब, इसके कनेक्शन ये सारे, ठीक है। सर इसका थर्मोस्टेट दिखाना थोड़ा सा, ये इसका कुछ अलग लग रहा है। सेम ही है। ये रही इसकी बैलून, थर्मोस्टेट, टाइमर। कहाँ है सर बैलून, कहाँ है सर? ये सर बल्ब तो ये रहा होल्डर। इसमें गैस कितने नंबर की होती है? ठीक है, गैस कितने नंबर की होती है? बाद में देख लेंगे। कौन से वाले सर? ये फ्रंट पे ही होते हैं। जब आप ये कवर निकालोगे उसके जस्ट पीछे ही होंगे। ये इसकी डक्ट है, ठीक है। इस डक्ट को खोलने के लिए जो ये हमारा कवर है ऐसे लगा हुआ, ठीक है। इस कवर को जब हम एक स्क्रू यहाँ से एक स्क्रू यहाँ से जब हम इसको खोल लेंगे, इसके जस्ट पीछे ही हमारे यहाँ पे 2 स्क्रू और मिलेंगे। इस डक्ट को खोलने का मतलब है कई दफ़ा हमारी डक्ट में ऊपर से कोई चूहा घुस जाता है, फ्रिज के अंदर या कुछ हो जाता है तो ये डक्ट को काट देता है, तो ये डक्ट बंद भी हो जाती है कई दफ़ा। तो पंखे की हवा से वो चीज़ नहीं निकल पाती, क्योंकि जब ये बंद रहेगी यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो डक्ट को सफाई करने के लिए डक्ट खुलती है, अदरवाइज वैसे नहीं खुलती है, ठीक है। लो, तो अगर सर ये चूहा ये थर्मल वगैरह काट दो फिर नया डलेगा पूरा ये? हाँ, अगर आपको नया डालना हो तो आप नया डाल सकते हो। थर्मल तो चेंज नहीं होगा ये? अगर आपको नया नहीं डालना है, क्या करेंगे? मान लो तो डक्ट को काट देना, हाँ। उसको रिपेयर कैसे करेंगे?
थर्माकोल से, मतलब थर्माकोल दूसरा लगा दो। थर्माकोल और फेविकोल फेविकोल तो पिघला देता है। कभी लगाया है? लगाया की है? बात हो रही है, फेविकोल की बात हो रही है, जो लकड़ी और प्लास्टिक चिपकाने वाली अगर है। आप बॉन्ड लगाओगे ना हाँ। या एल्फी लगाओगे तो जल वो जाएगा। पिघला देंगी। जी। हमने ये डक्ट अपनी फिट कर दिए दोनों पेच लगाकर, अब हम इसको फिट करेंगे। पहले हम वायरिंग जैक लगा देंगे इसका, उसके बाद हम इसको लगाएंगे। एक स्क्रू ठीक बल्ब के नीचे लगेगा, बल्ब होल्डर में फिट होगा। ठीक है, तो आप उसको चेंज कैसे करोगे? हम कूलिंग कॉइल की साइड पर जैसे ये डक्ट लगी हुई है इसको निकाल देंगे, साइड में रख देंगे। उसके बाद हम पूरी कूलिंग कॉइल को इस तरीके से यहाँ पर ये जो एल बैंड हुआ है उस एल बैंड पे अंगूठा रख के और पाइप को ऐसे अंगूठा रख के और पाइप को पकड़ के फिर हम कूलिंग कॉइल को अपनी सीधी करेंगे ऊपर की साइड पे, क्योंकि जो हमारी हीटिंग रोड है वो एल टाइप पे यू बैंड बन के नीचे की साइड लगी हुई है। ठीक है, शाबाश सर। हाँ ठीक। इस तरीके से अरे ये खड़े हुए कैमरा हीटिंग रोड ये वाली, नीचे वाली। और इस हीटिंग रोड को निकालने के लिए ये हमारा जैक है। ठीक है, इस जैक को बाहर कर लेंगे और ये हीटिंग रोड इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। ये हीटिंग ठीक है, ओके सर। अच्छा सर, हीटिंग रोड में सर न्यूट्रल फेस दोनों होते हैं क्या इसमें? वो भी कॉपर ही है। अगर इसमें खाली फेस होगा तो ये ऑन नहीं होगी, इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों ही होते शॉर्ट सर्किट नहीं होते क्या ये? नहीं। ये वाटर हीटर वाला देखा ना? भैया उसकी बनावट इस तरीके से ही होती है। बनावट है ना भाई उसकी, थर्मा जो वाली जो रोड होती है पानी गर्म करने वाली, उसमें भी तो वही होता है यार ये सब न्यूट्रल अंदर स्प्रिंग होता है, पाउडर होता है यहाँ पे बटन में नहीं। अंदर इसके सुनो, इसके अंदर स्प्रिंग होता है, पाउडर होता है। पाउडर का वीडियो पे इन्वर्टर वाले में सेम यही होगा तरह से।